हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? तो बता दो कमेंट्स में। सारे के सारे बच्चे सब फाइन हैं, एग्ज़ाम देने के लिए सब कोई रेडी है। तो 12th क्लास जोग्राफ़ी, ध्यान दीजिए यहाँ पर। 12th क्लास जोग्राफ़ी का जो कि हमने यहाँ पर 12th क्लास जोग्राफ़ी का क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने निकाल दिया है 20 मार्क्स का टोटल। यहाँ पर ज्योग्राफी 12th क्लास का हम बहुत ही दीर्घकाल में क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पार्ट्स में। इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो पीडीएफ में पासवर्ड लगा होगा शायद छोटा मोटा, तो वॉच कर लीजिएगा वीडियो को। और SK4 स्टडी चैनल पर क्लासेस वगैरह होते रहते हैं, अपडेट्स वगैरह टोटल होते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा SK4 स्टडी नाम से चैनल को। हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको 2023 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर और मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। बहुत ईजी है। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक यानी कि जन्म ज़्यादा हो रहा है, मृत्यु दर से अधिक है, तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी कि मर कम रहे माइनस में और जन्म ले रहे हैं प्लस में। तो यही है, तो वृद्धि होगी। और यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम है, मर ज़्यादा रहे, यहाँ पर लोगों की मरने की संख्या प्लस में हो जा रही है, तो वहीं पर है, तो जनसंख्या में ह्रास होगा क्योंकि मर ज़्यादा रहे हैं, ज़्यादा लोग मर रहे हैं लेकिन जन्म कम हो रहा, तो मृत्यु, तो कि यहाँ पर जनसंख्या में ह्रास होता है। जन्म दर में केवल जन्म लेने वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु मृत्यु दर में सभी आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चा मर गया, वृद्ध आयु में, दृढ़ आयु में, टोटल बस सभी को मृत्यु वाला में लिया जाता है, और जन्म वाला में सिर्फ बच्चों वगैरह को ही। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रवास के विकर्षण और आकर्षण कारक क्या है? विकर्षण और आकर्षण लोगों का अपने जन्म स्थान और निवास को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाने को मानव प्रवास कहते हैं। प्रवास आपको पता ही होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान, उसी को प्रवास कहा जाता है। प्रवास के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिनमें 2 संवर्गों में रखा गया है, विकर्षण या प्रतिकर्ष कारक। विकर्ष या प्रतिकर्ष कारक जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गमन को छुड़वाने का कारण करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए। आकर्षण या अपकर्षण कारक वह है जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। विभिन्न स्थानों से, बहुत जैसे कि घूमने वगैरह स्थान वगैरह होता है, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह लग जाता, तो उसमें लोग अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। प्रवास से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रतिकर्ष कारक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव और मौलिक सुविधाओं की कमी, यानी कि अस्पताल वगैरह ना होना, जो लोगों को गांव छोड़ने पर विवश करती है, क्योंकि काम धंधा तो है नहीं। बस यही क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पासवर्ड वीडियो में होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। कोको के बारे में आप क्या समझते हैं? कोको एक कृषि उत्पादन है जिसमें चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला इत्यादि बनाया जाता है। इसका उत्पादन पश्चिम अफ्रीका, विशेषकर घाना में होता है। फ्रांस वासियों ने इसकी पौधा लगाई थी, क्योंकि फ्रांस में इसका पौधा लगाया गया था। इसकी खेती रोपण कृषि के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। और ये पॉइंट में लिख दीजिएगा कोको के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यह एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, यह एक रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। इसमें चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला इत्यादि बनाया जाता है। इसका उत्पादन पश्चिम अफ्रीका, विशेषकर घाना में होता है।
5-6 पॉइंट लिख देना, आराम से नंबर मिल जाएगा। रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम बताएं। रोपण कृषि में देखिए चाय, कॉफ़ी, कोको और रबड़। चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़ और रोपण कृषि। प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है? प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है, आपको पता होगा। आखेट वगैरह हो गई, आखेट का मतलब होता है शिकारी वगैरह। तो इसमें व्यक्तियां अपनी आवश्यकता की वस्तु प्रत्यक्ष रूप से भौतिक पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, यानी कि पर्यावरण पर पूरा का पूरा निर्भर रह जाना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण का ही टोटल चीज करना पड़ेगा। खाना वगैरह, खाना पीना सब वही। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य शामिल है, जो कि पर्यावरण पर ही पूरा निर्भर होता है। जबकि द्वितीय क्रिया प्राकृतिक में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसमें अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान बना दिया जाता है। विनिर्माण उद्योग इसके अंतर्गत आता है। देखो द्वितीय क्रिया में क्या होता है? द्वितीय क्रिया में फैक्ट्रीज वगैरह में विनिर्माण बनाया जाता है, जैसे कि कच्चे माल हो गया, जैसे कि लकड़ी को मान के चलो, लकड़ी को लाया और लकड़ी से विनिर्माण किया गया, जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है विनिर्माण वगैरह। तो विनिर्माण किया जाता है उसमें, जो कि मूल्यवान बनाया जाता है चीज़ों को। जैसे कॉपी बनाते हैं तो कॉपी ज़्यादा मूल्यवान हो गया, तो वही चीज़ें मूल्यवान बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घटते लिंगानुपात के कोई 2 कारणों का उल्लेख बताएं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बार बार एग्जाम में आता है। वीवीआई क्वेश्चन, भारत में घटते लिंगानुपात के कोई 2 कारणों का उल्लेख करें। ध्यान दीजिएगा, भारत में घटते लिंगानुपात के निम्नलिखित 2 कारक हैं। सामाजिक दृष्टिकोण, भारत में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पुरुष जन्म लेते हैं, पता ही होगा। भारत परिवार पुरुष प्रधान है। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, आपको पता ही होगा, जिसमें स्त्रियों का स्थान गौण रख दिया जाता है। तिरस्कार के कारण शैशव काल में स्त्री मृत्यु दर अधिक है। बाल विवाह के कारण प्रसव के समय भी स्त्रियां की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बाल विवाह में जल्दी विवाह कर दिया जाता है। देखें यहाँ पर, जैसे कि बाल विवाह के कारण प्रसव के समय बहुत स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब होता है कि बहुत सारी स्त्रियां जो कि बच्चा देने के समय ही बहुत सारी स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। तो वही है, अतीत काल में स्त्री शिशुओं की हत्या की प्रथा, महामारियों में स्त्रियों की अधिक मृत्यु के कारण लिंगानुपात में कमी होती गई, क्योंकि महामारियों में स्त्रियों की अधिक मृत्यु के कारण। और नंबर ख में देखिए, लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधि, इस वैज्ञानिक विधि के आने के बाद कन्या भ्रूण हत्या तेजी से हो रही है। निर्धन की वैज्ञानिक विधि, इस वैज्ञानिक विधि के आने से कन्या भ्रूण की हत्या तेजी से हो रही है। और समाज में दहेज आदि कुरीतियों के कारण कन्याओं की जन्म नहीं हो पाती, क्योंकि जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे समाज में आजकल। और सबसे बड़ा कारण तो दहेज का हो गया, क्योंकि दहेज ही सभी का जान लिया जा रहा है। तो वही है बच्चों, बस आपको अपने से भी अगर नहीं पता होगा तो आप अपने से भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन बस ये आपको पता चल गया ना बस कि क्या लिखना है। तो बस यही इंपॉर्टेंट है, याद रहे या ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। और एक तो मैं बता दूं कि इन सब जो नाम है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना, जो ये नाम है ना, इससे कुछ मैचे नहीं करेगा। कोई भी बच्चा अगर ट्रिक्स लगा के अगर इसको सॉल्यूशन करना चाहेगा तो उसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि सतत पोषणीय विकास और आंसर इसका कुछ अलग टाइप का आ जाएगा, अभी देखना। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं बच्चों। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसी विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करे बिना, यानी कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, जो कि 2050 में भी और सारे लोग आ जाएंगे, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि उनकी सभी की पूर्ति भी होना चाहिए, उन सभी में बराबर
सभी को मिलना भी चाहिए और वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्योंकि देखिए अपना भी जैसे कि हम लोग जैसे कि अभी हैं, तो हम लोग अभी अपना भी ज़रूरत पूरा करेंगे और जो भविष्य में आने वाला है उनका भी ज़रूरत पूरा करेंगे। तो अभी मैं और थोड़ा लाइन क्लियर कर देता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मृदा वन जैसे मूल्यवान संसाधनों का उपयोग इस गति से किया जाए ताकि इससे पर्यावरण संतुलन भी कायम रहे और इसका प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापना या पुनर्चक्रण हो सके और भविष्य में लोगों के लिए भी संसाधन बचे रहे। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। मैं मान के चलिए जैसे कि कोयला वगैरह हो गया, कोयला हो गया, जंगल के पेड़ वगैरह हो गया, लकड़ी वगैरह। तो कोयला अगर अभी हम सारा का सारा खनिज को यूज़ कर लें तो मान के चलिए आगे वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं न मिलेगा। तो यही बात है। तो ऐसा करना है कि हमको थोड़ा बचा के भी चलना है, अब खुद भी यूज़ करना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यूज़ कराना, जो कि आपको स्टार्टिंग वाले लाइन पे मैंने समझा दिया था। खुद भी यूज़ करना है और आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता भी, उनको भी पूर्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए और हमको भी मिलना चाहिए और उनको भी मिलना चाहिए, बस वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पर संसाधनों का बस यही है, मूल्यवान संसाधनों का उपयोग इस गति से किया जाए ताकि पर्यावरण भी संतुलन कायम रहे। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं कि पूरा एकदम पेड़ वगैरह को धनाधन काटने लगते हैं, तो पागल की तरह हम लोग क्या करते हैं, काटने लगते हैं पेड़ों को फ्लैट वगैरह बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हम ऐसा अगर काट देंगे पेड़ों वगैरह को तो ऑक्सीजन वगैरह पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, आपको पता ही होगा। बस यही चीज़ है। तो मैं बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अगर कुछ ज़्यादा ही बच्चे डिमांड करते हैं पीडीएफ का, तो ही मैं पीडीएफ का डाउनलोड लिंक दूंगा और पासवर्ड पीडीएफ का वीडियो में होगा। और अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब मार दीजिएगा, तो लाइक कमेंट धनाधन मार दीजिएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो बार बार बता रहा हूँ, पीडीएफ का पासवर्ड वीडियो में ही था और पीडीएफ का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।